हेलो एवरीवन, दिल्ली बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 हम कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 2। ये जो चैप्टर हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी के लिए, ये आपके डी ट्रिपल एस पी सी टेट केवीएस एनवीएस जैसे जो टीचिंग फील्ड के एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं, क्योंकि उन सभी में एनसीईआरटी ही पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, ग्लोब लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड से। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कई बार आपसे पूछा भी गया है पेपर में, चाहे डी ट्रिपल एस बी हो सी टेट हो, इनमें तो ये स्पेशली बहुत बार पूछा गया है, कई बार रिपीट भी हुआ है चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा कि हमारा प्लैनेट जो अर्थ है वो स्फेरिकल नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल से थोड़ा सा ये फ्लैट है। एंड बल्ज इन द मिडल, और मिडल में मतलब ये जो बीच का पार्ट है इसमें थोड़ा बल्जीनेस है इसमें। Can you imagine how it looks? You may look at the globe carefully in a classroom to get an idea. Globe is true model of the earth. ग्लोब का क्या मतलब है या क्या इसका फीचर है, फंक्शन है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ग्लोब्स में बी वेरिंग साइज एंड टाइप, बिग ones which cannot be carried easily, small pocket globes, globe like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. ये पूरा ग्लोब के बारे में बताया गया कि किस तरह के ग्लोब होते हैं और किस तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं। ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, कोई भी ग्लोब फिक्स नहीं होता। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पोटर्स व्हील इज रोटेटेड। जिस तरीके से एक पोटर है उसका पहिया घूमता है, उसी तरीके से ग्लोब को भी हम घुमा सकते हैं, ये फिक्स नहीं होता। देखिए ये बीच में से यहाँ हमें साफ दिखाई दे रहा है कि बीच में से ये जुड़ा हुआ नहीं है। ये अगर यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स में जुड़ा हुआ होता तो इसका मतलब मूव नहीं कर सकता, लेकिन ये मूव कर सकता है क्योंकि जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे पोर्टर्स का जो स्पिन होता है वो घूमता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन करेक्ट पोजिशन। हमें ग्लोब पे वास्तव में पता चलता है कि कौन सी कंट्री, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस कहाँ पर है। अगर हम मैप में देखेंगे तो मैप में वो डिवीजन आ जाता है, क्योंकि मैप एक फ्लैट पिक्चर हमें शो करता है, लेकिन ग्लोब है एक 3D पिक्चर शो करता है, यानी अर्थ का जो असली मिनिएचर है वो ग्लोब ही है। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन स्फेयर लाइक अर्थ। अर्थ पे यानी स्फेयर पे हम किसी भी एक पॉइंट को लोकेट कैसे करें, ये डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो हम इसे कैसे प्लेस करें। हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए जिसका रेफरेंस लेके और लाइंस के जरिए हम ये ढूंढ सकें कि वो पर्टिकुलर प्लेस और उसकी लोकेशन क्या है। आपने नोटिस किया होगा दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे नोटिफाई करवा रही थी, ये जो पार्ट है ग्लोब का, ये देखिए यहाँ पे निडल है। ये जो निडल वाला पार्ट है ये एक्चुअली में थोड़ा सा टिल्टेड है, जैसे कि हमारी अर्थ वास्तव में थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब पूरी ये एक करेक्ट पोजीशन में नहीं है, थोड़ी सी टिल्टेड है, जैसे ग्लोब में दिखाई दे रही है, बिल्कुल वैसे ही हमारी अर्थ भी टिल्टेड है। और जिस पॉइंट को इन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि जहाँ से ग्लोब अपने मॉडल से अटैच है, वैसे ही हमारे अर्थ की भी एक एक्सिस होती है। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस आर टू पोल्स। और जिन एरिया से या जिन पॉइंट से ये ग्लोब की ये जो निडल है ये पास हो रही है, ये वाली निडल और ये वाली निडल जो पास हो रही है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल कहलाता है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड इट दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। जिस तरीके से अर्थ मूव करती है वैसे तो ग्लोब देखा जाए एक मिनिएचर है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन जो अर्थ का एक्चुअल मूवमेंट है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। तो हम ग्लोब को भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम किस तरीके से हमारी अर्थ किस तरीके से मूव करती है। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच निडल। अर्थ की कोई निडल नहीं है, वहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम एक्सिस कहते हैं। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. इसी तरीके से एक imaginary line और है जो अर्थ में हमने बनाई है, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। एक्चुअल में अर्थ पे कोई ऐसी लाइंस नहीं है, वो हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ग्लोब पे लाइंस बनाई है, तो हमें लगता है अर्थ पे भी है, लेकिन अर्थ पे कोई ऐसी लाइंस नहीं है, सारी इमेजिनरी लाइंस हैं। द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्थन हेमिस्फीयर। जैसे ये हमारी अर्थ है, इस तरीके से ये एक्सिस इसका निकला हुआ है, तो इस पे ये इक्वेटर बना हुआ है। तो ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है इसे नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं और साउथ वाले पार्ट को हम साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, ये दोनों
इक्वल है, मतलब कि इक्वेटर बिल्कुल सेंटर से अर्थ को डिवाइड कर रहा है, जिस कारण नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर का जो एरिया है या फिर हम कह सकते हैं जो भी वॉल्यूम है वो बिल्कुल इक्वल होता है, इक्वल हाफ्स में से डिवाइड करता है। इसी कारण इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। अर्थ पे कोई भी पॉइंट लोकेट करनी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मानी जाती है इक्वेटर। All parallel circles from the equator up to the poles are parallels of latitudes. Latitudes are measured in degrees. इसी इक्वेटर से इक्वल डिस्टेंस पे जितनी भी लाइंस बनाई जाती है सारी इमेजिनरी है और इन लाइंस को हम लैटिट्यूड कहते हैं। मीन्स इक्वेटर इज ऑल्सो अ लैटिट्यूड, लेकिन इसका एक हमने स्पेसिफिक नाम क्यों दिया है, क्योंकि अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करती है। इसी के पैरेलल्स में जितनी भी लाइंस जा रही है, चाहे वो नॉर्थ पोल की तरफ जाए चाहे साउथ पोल की तरफ जाए, इनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स अ 0 डिग्री लैटिट्यूड, और जो इक्वेटर है इसे 0 डिग्री मेजरमेंट दिया गया है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं इसकी डिग्रीज बढ़ती रहती है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरीके से बढ़ती रहती है। इसी तरीके से जब हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ में भी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री आता है। तो साउथ में क्या डिग्री है, नॉर्थ में क्या डिग्री है, इसका डिफ्रेंसिएशन किस बेसिस पे होता है? इसका डिफ्रेंसिएशन होता है इस एन और एस के बेस पे। अगर कहीं पे आपको लिखा दिख जाए 20 डिग्री एन, यानी वो 20 डिग्री नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात कर रहा है। कहीं आपको लिखा दिख जाए 50 डिग्री एस, यानी भी वो 50 डिग्री साउथन हेमिस्फीयर की बात कर रहा है। तो जो इसका इक्वेटर का रिप्रेजेंटेशन है वो 0 डिग्री से होता है। जैसे जैसे हम ऊपर या नीचे जाते हैं डिग्रीज बढ़ती चली जाती है। Since the distance from the equator to the either of the poles is 1/4 of the circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 degree, that is 90 degree. जैसे कि हमें पता है कि हम जैसे इक्वल डिस्टेंस पे ऊपर जाते जा रहे हैं तो इसका जो डिस्टेंस है वो 1/4 होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ पे ये इक्वेटर बनी हुई है, तो यहाँ पे जो एकदम मिडल पॉइंट पे दोनों पोल्स पे जो लाइंस या जो लैटिट्यूड आएगा बिल्कुल 1/4 होगा, और 360 डिग्री का पूरा मेजरमेंट हमें पता है होता है, तो 1/4 और 360 डिग्री 90 डिग्री, तो जो पोल्स है पोल्स का मेजरमेंट हो गया 90 डिग्री। Thus 90 degree north latitude marks the north pole, north pole पे 90 degree, और 90 degree south latitude marks the south pole. As such, all parallel north of the equator are called north latitudes. तो नॉर्थ साइड पे इक्वेटर के नॉर्थ साइड पे जितने भी लैटिट्यूड्स हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहलाती हैं, और साउथ एरिया में या साउथर्न पार्ट में जो भी पैरेलल्स आती हैं वो साउथ लैटिट्यूड्स कहलाती है। The value of each latitude is therefore followed by either by the word or north or south. Generally, this is indicated by the letter N और S, जैसे मैंने आपको समझाया। अगर आप नॉर्थन हेमिस्फीयर में कोई डिग्री मेजर करें तो वहाँ पे N हम मेजर लिखेंगे, अगर आप साउथर्न डिग्री में कोई भी मेजरमेंट लिख रहे हैं, कोई भी लोकेशन लोकेट करें तो वहाँ S लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र जो कि इंडिया में है एंड बेलो हॉरिजेंट इन ब्राजील जो साउथ अमेरिका में पड़ता है आर लोकेटेड ऑन पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। महाराष्ट्र चंद्रपुर भी 20 डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ता है और ब्राजील का हॉरिजेंट बेलो हॉरिजेंट भी 20 डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ता है। द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ, जो महाराष्ट्र की बात हो रही है 20 डिग्री नॉर्थ है, और जो दूसरा है जो साउथ अमेरिका के ब्राजील की बात हो रही है वो 20 डिग्री साउथ है। इसलिए हमें पता है कि हमारे पास 20 डिग्री 30 डिग्री की जो मेजरमेंट्स है वो डबल आएंगे, नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी है साउथर्न हेमिस्फीयर में भी है। तो इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम एन और एस का यूज करते हैं। राइट, क्लियर? अब इसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। बिसाइड इक्वेटर जिसका हमें पता है मेजरमेंट 0 डिग्री है, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री है और साउथ पोल 90 डिग्री एस है। दे आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, 4 और लैटिट्यूड्स हमारे पास होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री साउथ इन साउथर्न हेमिस्फीयर, आर्कटिक होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, एंड अंटार्कटिक सर्कल जो होता है 66.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। देखिए ये मेजरमेंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आपसे सीटेट के पेपर में तो पूछे जाते हैं पक्का, DSSS में भी कई बार ये स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा डिग्री कहाँ पे है, या मैचिंग के बेस पे भी पूछ लिया जाता है सीटेट के पेपर में। अब हम बात करेंगे हीट जोन्स ऑफ अर्थ की। हीट जोन्स हमें क्या होते हैं कि जो अर्थ है,
अर्थ का कौन सा एरिया है, सन से जो लाइट आती है सबसे ज़्यादा कहाँ पे लाइट पड़ती है, जहाँ सबसे ज़्यादा लाइट पड़ेगी वहीं पे सबसे ज़्यादा हीट भी होगी। तो इस बेसिस पे तीन मेजर हीट जोन्स अर्थ पे बनाए गए हैं। ऑब्वियसली इसके लिए इमेजिनरी लैटिट्यूड्स का यूज़ किया जाता है। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. जब हम मिड डे सन की बात करते हैं, दोपहरी के सन की बात करते हैं, तो पूरे साल में कम से कम एक बार ऐसा होता है कि जो ये हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर इक्वेटर पे बराबर की लाइन लाइट पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये बराबर की लाइट सन से पड़ती है। दिस एरिया रिसीव्स मैक्सिमम हीट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम हीट होती है, जिसे हम टॉरिड जोन कहते हैं। तो अर्थ का जो मिडल पार्ट है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जोन आता है, हीट जोन, वो होता है टॉरिड जोन। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बाद जो भी लैटिट्यूड्स आते हैं, आर्कटिक, अंटार्कटिक, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहाँ पे कभी भी डायरेक्ट या फिर स्ट्रेट सनलाइट नहीं पड़ती है। वहाँ पे जब सनलाइट पड़ती है तो वो थोड़ी थोड़ी टिल्ट होती चली जाती है। द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोलर। जैसे जैसे सन की जो लाइट है अर्थ पे पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न से तो होती है ये, और जैसे ये पोल्स की तरफ जाती है टिल्ट होती जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच में तो स्ट्रेट पड़ती है, लेकिन जब ये पोल्स की बात हम करते हैं तो ये टिल्ट होती चली जाती है। As such, the area is bounded by Tropic of Cancer and Arctic Circle. कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में, यानी साउथर्न हेमिस्फीयर में कैप्रिकॉर्न अंटार्कटिक और नॉर्थन हेमिस्फीयर में आर्कटिक और कैंसर के बीच का जो एरिया होता है वो टेम्परेट जोन कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे सनलाइट पड़ती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरिया में पड़ती है। और जैसे ही हम आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, जो एरिया आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल के बीच में पड़ता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल के बीच में पड़ता है साउथर्न हेमिस्फीयर में, बहुत सारे ठंडे होते हैं क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट डायरेक्टली नहीं पड़ती है। यहाँ पे जब सनलाइट पड़ती है वो इतनी स्लांट हो जाती है कि वहाँ पे वो डायरेक्टली नहीं पहुँच पाती। इस कारण ये जो एरिया है ये ठंडा रहता है, और यहाँ पे स्लांटिंग लाइट्स होने के कारण लेस हीट, कम हीट पड़ती है, और इसी कारण फ्रिजिड जोन कहा जाता है। क्लियर हुआ हीट जोन्स क्या होते हैं? देखिए हीट जोन्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली सीटेट के पेपर में पूछ लिए जाते हैं, और आपके DSSS के पेपर में भी ये कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। अभी हमने लैटिट्यूड की बात करी, इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड्स है, ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं। बेसिकली क्या है, अगर हमें कोई लोकेशन जाननी है तो अभी हमने जैसे देखा कि 20 डिग्री नॉर्थ है, 20 डिग्री साउथ है, तो इससे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। और एक 20 डिग्री पे तो बहुत सारे स्टेट्स एंड कंट्रीज आ जाते हैं, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, वहाँ पे हम लॉन्गिट्यूड का भी यूज़ करते हैं। इन दोनों का कंबाइंड यूज़ कैसे करते हैं अभी हम देखेंगे, पहले लॉन्गिट्यूड समझ लेते हैं। To fix the position of a place, it is necessary to know something more than latitude of that place. एक पर्टिकुलर जगह की पोजीशन जानने के लिए लैटिट्यूड से भी ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट है, मतलब लैटिट्यूड तो इम्पोर्टेंट है, इसके साथ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो जानना ज़रूरी है। जैसे कि टोंगा आइलैंड जो पैसिफिक ओशियन में है, और जो मॉरिशियस आइलैंड जो इंडियन ओशियन में है, दोनों सेम लैटिट्यूड पे आते हैं, दैट इज 20 डिग्री साउथ। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रिसाइसली, अब इनकी लोकेशन प्रिसाइसली बहुत एक्यूरेटली जानने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होगा जो ईस्ट या फिर वेस्ट डायरेक्शन को शो करे। तो इस ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को शो करने के लिए जो लाइंस यूज की जाती है वो लाइंस ऑफ रेफरेंस कहलाती है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इन लाइंस को हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, और इसको मेजर करने के लिए डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड का यूज हम करते हैं। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइड इनटू मिनट्स, और इन्हीं डिग्री को बेसिकली क्या है कि लॉन्गिट्यूड को यूज किया जाता है टाइम डिफाइन करने के लिए, और जैसे जैसे डिग्रीज हम इसके आगे बढ़ती जाती है तो वो डिग्रीज मिनट्स में डिवाइड होती है, और मिनट्स को फिर हम सेकेंड्स में डिवाइड करते हैं। मतलब बहुत सारी डिग्रीज हैं, बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस हमें देखने को मिलती हैं। ओके, they are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at poles.
where all the meridian meets। बेसिकली इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए ये जो डायग्राम हम देख पा रहे हैं यहाँ पे समझते क्या है। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, सॉरी ये जो हमारी वर्टिकल लाइंस हैं, ये सारी लॉन्गिट्यूड कहलाती है। देखिए लॉन्गिट्यूड एक तो ये सेमी सर्कल के बेसिस पे मेजर करते हैं। दूसरी चीज़, जैसे ये पोल्स की तरफ जाती है, जैसे आप यहाँ नॉर्थ पोल की तरफ जाती लाइन देख पा रहे हैं, इनका डिस्टेंस कम हो जाता है। इक्वेटर के साइड पे तो इनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाती है इनका डिस्टेंस कम होने लगता है। और यही बात इस वाले स्टेटमेंट में बोली गई है। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स हमेशा पैरेलल रहती है। मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, मेरिडियंस की लेंथ इक्वल रहती है। Thus it was difficult to number the meridians, इसलिए मेरिडियंस का नंबर डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट था। इसलिए जितने भी कंट्रीज हैं, all the countries decided that the count should begin from meridian which passed through Greenwich। जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने डिसाइड किया कि ग्रीनविच से पास होने वाली पहली मेरिडियन मानी जानी चाहिए। मतलब ग्रीनविच से जो मेरिडियन पास हो रही है, लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है, उसे सबसे पहले फर्स्ट मेरिडियन मानना चाहिए, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। और ये जो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से पास हो रहा है, इसका मेजरमेंट होता है 0 डिग्री। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट we count 180 degree eastward and as well as 180 degree westward। प्राइम मेरिडियन से जब हम मेजर करना शुरू करते हैं तो 180 डिग्री हम इसके ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मेजर करते हैं और 180 डिग्री ही हम इसकी वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मेजर करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि लॉन्गिट्यूड मेजर करने के लिए हम सेमी सर्कल्स का यूज करते हैं। ओके, द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। प्राइम मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन के जस्ट पीछे जो लॉन्गिट्यूड आ रहा है 180 डिग्री का, चाहे आप ईस्ट से देखें चाहे वेस्ट से देखें, ये जो लाइन है ये अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। इसलिए जो लॉन्गिट्यूड है किसी भी प्लेस का वो फॉलोड बाय ईस्ट, अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में है जैसे 60 डिग्री ईस्ट या फिर 50 डिग्री ईस्ट, जैसे अभी हमने नॉर्थ एंड साउथ का देखा, विद द सेम रीजन यहाँ पे होता है। अगर हम ईस्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ ई लिखा जाएगा, वेस्ट की बात कर रहे हैं जैसे 20 डिग्री डब्ल्यू यानी वेस्ट की हम बात कर रहे हैं। It is however interesting to note that 180 east and 180 west meridian are on the same line। Obviously जब हम 180 डिग्री का ईस्ट से मेजर करें वेस्ट से मेजर करें तो कोई ना कोई कॉमन लाइन आएगी जो 180 डिग्री होगी। तो 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट की बात करें तो वो एक ही लाइन है, सेम लाइन है। Now look at the grid of parallels of latitude and meridian of longitude on the globe। ये जो ग्लोब दिया गया है, इस ग्लोब पे ध्यान से देखिए कि किस तरीके से इन्होंने ये जो मेरिडियंस हैं ये बनाए हुए हैं। प्राइम मेरिडियंस और लेटिट्यूड का यूज़ करके किस तरीके से इन्होंने ग्रिड बनाया हुआ। इस ग्रिड की ही हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर प्लेस की क्या लोकेशन है वो मेजर करते हैं। You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude। अगर आपको किसी भी जगह का latitude क्या है, longitude क्या है पता है तो आप उसे easily मैप पे या ग्लोब पे लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि धुरबी जो असम में है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। अगर आपको इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है तो आप उस जगह को easily लोकेट कर सकते हैं। To understand this clearly, draw equidistant vertical horizontal lines on paper। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा है फिगर 2.7 में कि किस तरीके से इक्वी डिस्टेंस पे इन्होंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को मेजर किया है। Label the vertical rows with numbers and horizontal with letters। Draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other। Name this small circle as A, B, C, D। एक बेसिकली एक्टिविटी करवाई गई है बच्चों को ये बताने के लिए कि किस तरीके से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वर्क करता है। Let vertical lines represent east longitude and horizontal lines as north latitude। Now you will see the circle A is located on B degree N latitude and 1 degree E longitude। Find out location of other circles। ये बेसिकली एक्टिविटी करवाई गई है बच्चों को बताने के लिए कि किस तरीके से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वर्क करते हैं। ये पूरा मैप बताया गया है कि किस तरीके से प्राइम मेरिडियन से निकलने वाली जो लाइन है उसके आगे और पीछे का टाइम डिफाइन होता है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, देखिए लैटिट्यूड जो है वो हमें हीट जोन्स बताता है, तो लॉन्गिट्यूड हमें बताता है टाइम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून एंड द प्लैनेट्स। द सन रेगुलरली राइज एंड सेट्स एवरी डे
and naturally it is best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by sun, which is shortest at noon and longest at sunrise and sunset. सन की लाइट किसी जगह पे कितनी पड़ रही है उससे हम देखते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, आफ्टरनून का हो रहा है या मॉर्निंग का हो रहा है या फिर इवनिंग का हो रहा है। लेकिन हमें एक एग्जैक्ट टाइम कि दोपहर के 2 बज रहे 4 बजे ये जानने के लिए हमें जो पर्टिकुलर टाइम चाहिए उसके लिए हमने इमेजिनरी लाइन्स लॉन्गिट्यूड का यूज़ किया। When the prime meridian of Greenwich has sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday. प्राइम मेरिडियन, ये जो प्राइम मेरिडियन है इस पे जब सनलाइट बिल्कुल हाईएस्ट पीक पे होगी, मतलब सनलाइट इस पे डायरेक्टली पड़ रही होगी, तो इस प्राइम मेरिडियन पे आने वाली जितनी भी कंट्री या स्टेट्स है या जितने भी प्लेसेस हैं उन सब का टाइम 12 नून होगा। ओके। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमें पता है अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ध्यान रखिएगा, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ये वेस्ट डायरेक्शन ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ग्रीनविच के ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज होंगी विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, इनका ग्रीनविच से टाइम आगे चल रहा होगा। मान लीजिए ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो यहाँ दोपहर के 1 बज रहे होंगे, दोपहर के 2 बज रहे होंगे, दोपहर के 3 बज रहे होंगे, इस तरीके से टाइम यहाँ होगा। एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट, और वेस्ट में होने वाली जितनी कंट्रीज होंगी सबका टाइम पीछे होगा। मान लीजिए ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो यहाँ पे 11 हो सकता है, सुबह के बज रहे हो, 10 बज रहे हो या 9 बज रहे हो। तो इस तरीके से टाइम हम डिफाइन कर पाते हैं। अभी एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम कैसे डिफाइन करते हैं वो भी हम बताते हैं। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, यहाँ पूरा कैलकुलेशन का मेथड दिया गया है कि कैसे लॉन्गिट्यूड के डिस्टेंस के बेसिस पे हम टाइम डिफाइन करते हैं। देखिए, द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स, हमें पता है 24 घंटे अर्थ को लगते हैं रोटेट करने में, और वो पूरा 360 डिग्री पे मूव करती है, रोटेट करती है, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ, 15 डिग्री पे 1 घंटा पूरा होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री पे 60, 1 डिग्री पे 4 मिनट पूरे होंगे। ठीक है, इन शॉर्ट इन्होंने कैसे किया है, 360 को 24 से डिवाइड किया तो 15 डिग्री आएगा, 15 डिग्री यानी कि जैसे 15 डिग्री पूरे होंगे प्राइम मेरिडियन से आप 15 डिग्री का मेजरमेंट डिस्टेंस निकालेंगे तो वहाँ पे 1 घंटा कवर होगा। अगर ईस्ट में जाएंगे तो 1 घंटा आप प्लस करेंगे, अगर वेस्ट में जाएंगे 1 घंटा माइनस करेंगे। तो 15 डिग्री के बेसिस पे इन्होंने डिसाइड किया कि अगर 15 डिग्री का डिस्टेंस आ रहा है किसी दो लॉन्गिट्यूड के बीच में, यानी कि उस जगह उन दो स्टेट्स या उन दो जगहों के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस है। ओके, thus when it is 12 noon at Greenwich, अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे दोपहर के, तो टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच, यानी ईस्ट में जो कंट्री होगी 15 डिग्री ईस्ट फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, यहाँ पे 1 घंटा ज़्यादा टाइम होगा। यानी कि यहाँ पे अगर 12 बज रहे होंगे प्राइम मेरिडियन पे, तो जो इसके 15 डिग्री के ईस्ट में जो कंट्री होगी वहाँ पे दोपहर के 1 बज रहे होंगे। ओके, which means 1 p.m. But at 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, ग्रीनविच के वेस्ट में अगर 15 डिग्री का मेजरमेंट लेंगे तो वो टाइम पीछे होगा, यानी कि अगर 12 बज रहे हैं ग्रीनविच में तो यहाँ पे 11 बज रहे होंगे सुबह के। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इसके 180 डिग्री यानी बिल्कुल इसके अपोजिट तो रात के 12 बज रहे होंगे। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, and that is when it is midday. अगर किसी भी जगह पे आप अपनी घड़ी को एडजस्ट करते हैं तो वो 12 घंटे के हिसाब से, अगर वो मिडडे हो रहा है तो आप उसे 12 o'clock के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। The time shows by such a watch will give the local time for that place, और उस जगह का आपको लोकल टाइम मिल जाएगा। You can see that all the places on given meridian of the longitude have same local time, क्योंकि उस मेरिडियन पे अगर वो मिड डे शो कर रही है तो उस मेरिडियन पे आपको हर जगह उस मेरिडियन का टाइम 12 नून ही मिलेगा। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, लेकिन आपने देखा है कि हर कंट्री के पास अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। क्यों? इंडिया के पास भी स्टैंडर्ड टाइम और हर कंट्री के पास अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है। इसलिए होता है ताकि जो लोकल कंट्री है, लोकल वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स हो जाए।
जैसे कि आप इंडिया में रह रहे हो, आप बार बार तो कैलकुलेट नहीं करोगे कि क्या टाइम हो रहा है ग्रीनविच के अकॉर्डिंग, तो आप हमारे लिए इंडिया के लिए स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया गया है कि इंडिया में ये वाला टाइम काम करेगा। लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफरेंट, ऑब्वियसली जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी तो टाइम बढ़ता चला जाएगा या टाइम चेंज होता चलेगा। For example, it will be difficult to prepare timetable for trains which cross several longitudes. तो जो longitude को क्रॉस करते हुए ट्रेन्स निकलती है तो उनके लिए टाइम टेबल फिक्स करना डिफिकल्ट होगा। In India, for instance, there will be difference of about 1 hour and 45 minutes in local time of Dwarka in Gujarat and Dirbughar in Assam. बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात और असम के बीच में तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट या ऑन एन एवरेज हम 2 घंटे के हिसाब से टाइम लगा सकते हैं कि 2 घंटे का डिफरेंस है। तो अगर इन लॉन्गिट्यूड्स पे जो ट्रेन पास हो रही होगी, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस जैसे बढ़ता जाएगा तो टाइम बढ़ता जाएगा, या डिस्टेंस जैसे चेंज होगा टाइम चेंज होगा, तो उनके लिए हम क्या टाइम फिक्स करें। तो उसके लिए जो टाइम फिक्स किया जाएगा वो एक स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग किया जाएगा कि ये जो स्टैंडर्ड टाइम हमने फिक्स कर दिया है तो पूरी नेशन का, पूरे इंडिया का टाइम इसी के अकॉर्डिंगली मूव करेगा। It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of the country as standard time for the country. वही जो मैंने कहा कि हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उसका डिस्टेंस चेंज होता है तो टाइम चेंज होता है, इसलिए हमें एक पर्टिकुलर टाइम अपनी कंट्री के लिए चाहिए, उसको हमने फिक्स किया 82.5 डिग्री ईस्ट पे। तो जो इंडिया की डिग्री है, लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट, ये टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम इंडिया के लिए फिक्स किया गया। In India, the longitude of 82.5 degree east is treated as standard meridian. The local time at this meridian is taken as standard time for the whole country. It is known as Indian Standard Time (IST). इसी कारण हर कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है, क्योंकि कंट्रीज का लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंगली देखा जाएगा तो हर स्टेट या हर प्लेस का थोड़े थोड़े लॉन्गिट्यूड के साथ टाइम चेंज होगा। तो टाइम ऐसे किसी भी कंट्री का क्या फिक्स किया जाए उसे डिसाइड करना मुश्किल होगा, तो इसलिए हर कंट्री का टाइम फिक्स किया जाता है जिसे स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके से स्टैंडर्ड टाइम वर्क करता है। Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England has started at 2 p.m. in London. इसमें कहा गया कि कबीर जो एक भोपाल में रहने वाला बच्चा है वो कहता है कि हम रात को नहीं सो पाएंगे क्योंकि लंदन में दोपहर के 2 बजे क्रिकेट का मैच आएगा। अगर लंदन में दोपहर के 2 बजे क्रिकेट का मैच आएगा तो इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा उस टाइम पे। दिस मीन्स द मैच वुड बिगिन एट 7:30 p.m. तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में उस टाइम 7:30 हो रहे होंगे। जब इंग्लैंड में 2 बज रहा होगा, जब मैच शुरू होगा तो इंडिया का टाइम स्टैंडर्ड टाइम 7:30 होगा इन इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट, और जो रात को खत्म होगा क्योंकि क्रिकेट मैच है लंबा चलेगा। डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? इंडिया और इंग्लैंड के बीच का कितना डिफरेंस है टाइम का? देखो लंदन में, जो लंदन है इंग्लैंड में है, वहाँ पे 2 बज रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली उस टाइम पे 7:30 बज रहे हैं इंडिया में, तो कितना डिफरेंस हुआ? 5.5 घंटे का। ठीक है, 5.5 घंटे का डिफरेंस हुआ। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट is 5 hours and 30 minutes ahead of Greenwich Mean Time. ग्रीनविच के अगर हम देखा जाए तो इंडिया का जो लोकेशन है ग्रीनविच से ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे, जिसके कारण इसका जो डिस्टेंस है या जो टाइम का डिफरेंस है वो 5.5 घंटे का हो जाता है। हम ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे चलते हैं। इट विल बी 7:30 p.m. इन इंडिया व्हेन इट इज 2 p.m. नून इन लंदन। अगर लंदन में 2 बज रहे होंगे दोपहर के और हमारा टाइम इससे आगे चल रहा है 5.5 घंटा, तो हमारे यहाँ पे 7:30 बज रहे होंगे। Some countries have great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. जैसे रशिया है, कनाडा है, यूएस है, ऐसी काफ़ी कंट्रीज है जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब इनका जो एरिया का फैलाव है, जो ये कंट्रीज है बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जिसके कारण काफ़ी सारे लॉन्गिट्यूड्स इनके बीच में आते हैं। तो जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया है, इन्होंने रशिया का लिया है। जैसे रशिया के यहाँ पे 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स हैं। द अर्थ हैज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच।
जो अर्थ को हमने डिवाइड किया है, हमने इसे 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया है और हर एक घंटे के हिसाब से एक टाइम जोन है। ईच जोन थर्स कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और हर जोन 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड कवर करता है। मतलब जो हमने यहाँ पे लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं वो 15-50 डिग्री के हिसाब से बनाई है। 15 डिग्री के हिसाब से 1 घंटा बढ़ता जाता है, अगर ईस्ट में जाए, ग्रीनविच के ईस्ट में जाए, और ग्रीनविच के वेस्ट में जाए तो 15 डिग्री के हिसाब से 1 घंटा कम होता जाता है। तो जो इमेजिनरी लाइंस बनी है वो 15 डिग्री के डिस्टेंस पे बने, ताकि हम 1 घंटा आगे करके अपना टाइम कैलकुलेट कर सकें। ओके, तो ये पूरा चैप्टर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में था। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी बार इससे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, तो याद से इसे ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। ओके, और टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। एक बार कोशिश करिएगा कि आप इन्हें खुद सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि इनके बेसिस पे भी सीटेट में डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा DSSS में भी, केवी में भी इसके क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। ओके, तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।